हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ERSSR क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ CET एग्जाम पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स पार्ट। CET के जो पेपर हुए थे लास्ट टाइम, अभी 4 तारीख, 5 तारीख और 11 तारीख, उनमें हर एक पेपर में मैथ्स का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ्स का पार्ट एक ऐसा है जिसको सॉल्व करके आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूनतम समय में अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ट्रिक के थ्रू, मेरी एक ट्रिक के थ्रू आप न्यूनतम समय में अधिकतम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, आने वाले स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप एग्जाम को कैसे क्रैक करें, उसके लिए मैं आपको मैथ्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप एग्जाम में सॉल्यूशन कीजिए। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आज लिया था CET एग्जाम पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट, जो 4 फरवरी 2023 को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपको वर्गमूल निकालना है 16129। एक संख्या दी गई थी कि 16129 का वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का आपको, वैसे तो आपने 10th क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ी हुई किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करनी है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हुए इस संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो एक ट्रिक के थ्रू अपन इसको सॉल्व करके कैसे कम समय में इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो उस संख्या का जब वर्गमूल आएगा उस संख्या का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का अगर वर्ग करो तो 9 आ रहा है, और 7 का भी वर्ग करने पर 49 का इकाई अंक 9 ही है। अतः मैं बोल सकता हूं कि 16129 का वर्गमूल निकालने पर उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ओके, उसके बाद ट्रिक कहती है कि उसके नेक्स्ट अंक को काट दो। थर्ड स्टेप ये है कि जो रिमेनिंग संख्या जो बच रही है वो संख्या किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। तो मैंने निकाला 12 का अगर वर्ग करूं तो होता है 144, और 13 का अगर वर्ग करूं होता है 169। मतलब जो बची हुई जो संख्या है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। तो 161 जो है 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में आती है। उसमें से आपको छोटी संख्या लिखनी, छोटी मतलब 12, तो 12 यहां पर भी लिखना है और 12 यहां पर भी लिखना है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस 16129 का वर्गमूल या तो 123 होगा या 127 होगा, इन दोनों में से होगा। अब अपने को 100% श्योर करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। उसका यह तरीका है, जो जिन संख्याओं का आपने वर्ग किया था उन संख्याओं का गुणा करो, मतलब 12 और 13 का गुणा करो। तो 13 दूनी 26, 13 और 14 15, 156 आया। तो जिन दो संख्याओं का वर्ग किया था उन संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको और इसको तुलना करनी। अगर वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो इससे छोटी है तो पहला उत्तर सही है। अगर वर्गमूल के अंदर जो संख्या है इससे बड़ी है तो उत्तर ये सही है। इसका मतलब 16139 का वर्गमूल होगा 127। सीधा सा कंसेप्ट है, किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है तो आपको यह ध्यान रखना संख्या का इकाई अंक क्या है। इस संख्याओं का वर्गमूल निकालने की एक मैं पूरी वीडियो ट्रिक के साथ मैं नहीं अपलोड करूंगा, उसमें आप देखिए कैसे संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं सोल्व करके आपकी ट्रिक अभी बता रहा हूं आपको। जैसे 16129 का वर्गमूल निकालना है तो इसका इकाई अंक 9 है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 होता है, उसका वर्गमूल निकालते टाइम उसका इकाई अंक जो संख्या आएगी उसका या तो 3 होगा या 7 होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2, एक अंक को काट दो। रिमेनिंग नंबर जो है वो नंबर किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है वो देखना है। तो 161 जो है 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटा लिखना है, 12 यहां पर भी लिखना है, 12 यहां पर भी लिखना है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 16129 का वर्गमूल या तो 123 होगा या 127 होगा। अब 100% श्योर करने के लिए अपन करते हैं इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको और इस संख्या को कंपैरिजन करना है। अगर ये संख्या वर्गमूल के अंदर जो संख्या है दोनों का गुणा से छोटी है, ये वाली, तो पहला उत्तर सही है। अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो दूसरा उत्तर सही है। तो 161 तो 156 से ज्यादा होता है, इसका मतलब 16129 का वर्गमूल होगा 127।
ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था, इसलिए इतना समय लगा। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्ट आ गया, आपको ठीक समझ में आएगी, तो आप विद इन ए सेकेंड इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन एल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, तो कोस एल्फा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सर्व समीका आती है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल साइन एल्फा इज इक्वल टू 3/4, तो कोस एल्फा की वैल्यू फाइंड करो। तो अपने पास एक सर्व समीका होती है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, ये सर्व समीका होती है। मेरे को कोस का मान ज्ञात करना है, तो कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मेरे को कोस का मान ज्ञात करना है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। मतलब अगर कोस का और साइन का रिलेशन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता, कोस एल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो कोस एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एल्फा का स्क्वायर, साइन एल्फा है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16। इसको सोल्व करेंगे, अगर अपन 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 16। 16 को 1 से डिवाइड किया, 16 इंटू 1 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हुआ 7 अपॉन 16। 7 का तो स्क्वायर वर्गमूल निकलता नहीं है, 7 रूट में रहेगा, और 16 का वर्गमूल होगा 4। अतः कोस एल्फा का जो मान आया वो आया √7/4। बहुत ही सिंपल पेपर था। अगर आपको सर्व समीका फॉर्मूले और ट्रिक्स आती है तो आप न्यूनतम समय में अधिकतम क्वेश्चन, मेरी पॉलिसी है न्यूनतम समय अधिकतम क्वेश्चन के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, कोस की फाइंड करनी, स्क्वायर रूट लग जाए और वैल्यू पुट करिए। देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, द्विघात समीकरण एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड दे रखा है। वो है x माइनस 2, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक क्यूबिक समीकरण है, उसमें इसका गुणनखंड दे रखा है आपको x माइनस 2, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शंस में थे 2 -2 5 एंड -5। तो समीकरण जो दे रखा है आपको, द्विघात हो त्रिघाती हो कोई सा भी घात का समीकरण हो, अगर इसका अगर गुणनखंड x -2 है तो जो गुणनखंड आपको दे रखा है उस गुणनखंड के इक्वल में 0 लगा दो। मतलब गुणनखंड का मतलब एक्चुअली होता क्या है, मतलब इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड x -2 है, इसका मतलब यह होता है कि इस पूरे बहुपद को मैं x -2 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल जो होगा वो 0 बचेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर अपन डिवाइड करने जाएंगे तो अननेसेसरी टाइम खराब होगा। मैं उसके लिए आप शॉर्ट तरीका ये है कि जो गुणनखंड आपको दे रखा है इसको 0 के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू निकालो, तो माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 2 आएगा। तो आपका जो बहुपद था px, उसमें आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है वो रखनी है +2। x की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्यों, मैं बोलता हूं 4 का एक गुणनखंड 2 है, इसका मतलब 4 में 2 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 0। इसी प्रकार यही इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, x का मान 2 रखो,
और बराबर में 0 आ जाएगा। सोल्व करें। 2 का क्यूब 2 की घात 3, 2 का घन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 24 बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4k माइनस 4 माइनस 24 बराबर 0। आपको k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो भी संख्या है सरल करो। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया माइनस का 28 और प्लस का 8 बराबर 0, मतलब 4k प्लस माइनस 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 का 20 बराबर 0। k का मान ज्ञात करना है, माइनस का 20 बराबर में जाएगा प्लस का 20 बन जाएगा। k का मान ज्ञात करना है, 4 गुणे में उधर भाग में जाएगा, k का मान आएगा 4 पंजे 20, k का मान आया 5, अतः ऑप्शन सी करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यूबिक समीकरण बहुपद दिया रखा था आपको, क्वेश्चन में बोला था कि इसका गुणनखंड x-2 है। इसका मतलब ये होता है कि इस बहुपद को x-2 से भाग दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाता। भाग देने का मतलब ये है आप या डिवाइड करो या फिर सिंपल तरीका ये है कि जो गुणनखंड है उसका मान 0 के बराबर रखो और जो चर है x उसका मान निकाल के इस पूरे बहुपद में रख लो और बराबर में 0 रखो, अतः k का मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लोग वाला क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। लोग x प्लस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शंस में आपको है a की वैल्यू 0, a का ऑप्शन 0, b है 2, c है 3 और d है 4। log 2 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा यही है कि log a बेस b अगर होता है, log a बेस b इज इक्वल टू आपको m गिवन है, ये ट्रिक फॉर्मूला ये कहता है log a बेस b इज इक्वल टू m है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इधर जाएगा तो a की पावर m बना देगा। बस ये कंसेप्ट अगर आपको पता है आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर log आपको याद दे रखा है 2 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, इसको इससे कंपैरिजन करो, ये फॉर्मूला है log a बेस b इज इक्वल टू m है, तो b की वैल्यू होती है a की पावर m। सिमिलरली यहाँ पे b क्या है, b है x प्लस 1 इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पे 2 और m यानी इक्वल में क्या है 2। बस सिंपल सा काम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 हुआ, x का मान ज्ञात करना है, प्लस का 1 उधर जाएगा इक्वल में माइनस 1, x का मान आया 3। सिंपल सा कंसेप्ट। लोग वाला क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन बच्चों की यूँ लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपको फॉर्मूला पता है, log a बेस b इज इक्वल टू m अगर है और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू a टू द पावर m। इन दोनों को कंपैरिजन करो तो b क्या है x प्लस 1 का, a क्या है 2 और m क्या है 2, सॉल्व किया x की वैल्यू 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक मिनट से अंदर मतलब 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना होता है। उस 30 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का आकार का है। एक तार है, इस तार की त्रिज्या देखिए 98 सेंटीमीटर। एक तार की त्रिज्या है 98 सेंटीमीटर। इस तार को वर्ग बनाया जाता है। इस तार को खोलो और फिर एक वर्ग बनाओ, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो और इसके ऑप्शंस हैं 148 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर एंड 156 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है गिवन है, एक तार एक वायर का लूप बना के दिया हुआ आपको, उस लूप
कि जो त्रिज्या है वो दे रखी 98 सेंटीमीटर। अब इस तार को अगर मैं यहाँ से काटूं और इस वायर को अगर खोल दूं तो एक ऐसा लंबा सा वायर बन जाएगा। फिर इस वायर से मैं क्या बना रहा हूं, वायर से एक वर्ग बना रहा हूं। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको इसमें कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को खोल के दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब उसकी परिधि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट की परिधि हमेशा समान रहेगी। मतलब परिधि या परिमाप एक ही चीज है। वर्ग के लिए अपन टर्म यूज करते हैं परिमाप और वृत्त के लिए यूज करते हैं परिधि। वर्ग का जो परिमाप होगा या परिधि एक ही चीज है, बराबर वृत्त की परिधि के बराबर होगा। बस ये कंसेप्ट, और अपन वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 4 इंटू भुजा, भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान क्वेश्चन ने दिया 98। सोल्व करो। 4 इंटू भुजा बराबर 7 के पाड़े से कट रहा है 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 इंटू 22 इंटू 14। अब आपको भुजा का मान अगर ज्ञात करना है तो 2 इंटू 22 इंटू 14 तो इक्वल में है, और ये 4 जो गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11। तो जो भुजा का जो मान आया वो आया 11 इंटू 14। अब 11 इंटू 14, 11 और 14 को गुणा करना है, तो गुणा तो आप कर सकते हैं, आपको आता है, लेकिन आपको पॉलिसी क्या रहा सर की न्यूनतम समय अधिकतम क्वेश्चन। उसके लिए आपको किसी भी संख्या को 11 का गुणा करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक निकाली है, उसका वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी आपको समझा देता हूं। किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो फर्स्ट अंक एज इट इज लिखो, फर्स्ट को अगले के साथ जोड़ो, 4 और 1 5 और अंतिम अंक को लिख दो। अतः भुजा का मान कितना आया 154 सेंटीमीटर। अतः सी ऑप्शन सही। मतलब आपको न्यूनतम समय में अधिकतम क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिक्स का यूज करना ही होगा। अदरवाइज आप 14 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, एक को गुणा करेंगे, एक को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आधा हो चुका होगा मेरे। इसलिए आपको समय कैसे बचाना हर क्वेश्चन को करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या हो योग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। और ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं 1000, 1200, 1275 और 1525। ओके, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है प्रथम n, फॉर्मूला होता है ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। यहां n यानी संख्या कितनी है 50 इंटू n प्लस 1/2, मतलब 50 इंटू 51/2। 50 इंटू 51 करो, 5 एकम 5, 5 पंच 25/2,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 5 10, 1275 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n जितनी संख्या है, सपोज यहाँ पे 70 होता तो 70 रखते, 5 होता तो 5 रखते, उस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में एक बैग है जिसमें 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हैं। मतलब एक बैग है, ऐसा बैग है, इसमें 5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े, 2 रुपए के कुछ सिक्के पड़े और 1 रुपए के कुछ सिक्के पड़े। मतलब सिक्कों की संख्या मेरे को पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो है 5:6:7 है। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर 5 रुपए के सिक्के 5 हैं तो 2 रुपए के 6 होंगे और 1 रुपए का 7 होगा। बस कंसेप्ट है। अगर अनुपात का मतलब ये होता है, नेक्स्ट, अगर 5 रुपए के सिक्के 10 हैं तो 6 रुपए के सिक्के, सॉरी 2 रुपए के सिक्के 12 होंगे, 1 रुपए के सिक्के 14 होंगे। ये कंसेप्ट चलता है अनुपात में। मतलब एक क्वांटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो रेस्पेक्टिवली दूसरी भी मल्टीप्लाई होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हैं जिनकी संख्याएं मेरे को नहीं पता है, लेकिन अनुपात पता है कि 5:6:7 में है। यदि कुल राशि, मतलब उस बैग में जो पैसा है वो मेरे को पता है कि कुल मिला के सब 220 रुपए, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। रुपए 2 के सिक्के कितने होंगे? और ऑप्शंस में दे रखा है 30, 35, 60, 120। क्वेश्चन ये है, एक बैग है उसमें सिक्के पड़े थे, 5 रुपए के भी हैं, 2 रुपए के भी हैं, 1 के भी हैं, ऐसे सिक्के पड़े हैं। मेरे को नहीं पता सिक्के कितने हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात है 5:6:7 और कुल राशि मतलब कुछ धन जो है वो 220 रुपए। तो प्रश्न बोल रहा है 2 रुपए के सिक्कों के सिक्के ज्ञात करो। तो आपको इसमें ये कंसेप्ट जो ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है। आपको राठौड़ी काम नहीं करना है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, नहीं। मतलब कंसेप्ट अगर अनुपात में कुछ दे रखा होता है तो सीधी सी बात, अगर अनुपात में है तो इन संख्याओं के अनुपात से एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कोई ना कोई एक चर है जो सबसे मल्टीप्लाई होगा। सपोज वो चर मान लेता हूं मैं x, तो रुपए 5 के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 5x। उसी प्रकार रुपए 2 के सिक्के कितने होंगे? 6x। और रुपए 1 के जो सिक्के होंगे 7x। x एक साथ चर है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको कि अगर इससे कोई चर मल्टीप्लाई होगा वही चर दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मान लिया अगर एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है तो वो चर x है, तो x इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ने बोला कुल राशि। कुल राशि का मतलब ये होता है कि कुल पैसा कितना है, कुल धन कितना है, वो है 220 रुपए। ठीक है, ओके। अब अपन समीकरण बनाते हैं। अगर 5 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 5 × 2 10 रुपए बनेंगे। कैसे किया आपने कि डिनोमिनेशन मतलब राशि कितने का? 5 का, और सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार अपन यही करेंगे। अगर 5 रुपए के सिक्के 5x है तो रुपए कितने बने? 5 × 5x। 2 रुपए के सिक्के अगर 6x है तो कितने रुपए बने? 2 × 2x। प्लस 1 रुपए के अगर सिक्के 7x है तो रुपए कितने बने? 7x। और सभी को अगर जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 220 रुपए। 5 को 5 से गुणा किया 25x, 6 को 2 से गुणा किया 12x, 7 को 1 से गुणा किया 7x बराबर 220। जोड़ो 25 + 12 37, 37 + 7 44x बराबर
220। x का मान ज्ञात करना है 220 बटा 44। 22 के 12 से काटो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 5 10। x का मान आया 5। x एक चर था जो तीनों से मल्टीप्लाई होता है। x का मान 5 आया तो आपको निकाला 2 रुपए के सिक्के की संख्या, 2 रुपए के सिक्के कितने 6x, तो 6 × 5 मतलब 30 सिक्के होंगे। कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है। मतलब एक खंबा है, अगर खंबा है तो इसकी कोई परछाई गिर रही है, परछाई गिर रही है, ऐसी परछाई गिरी तो खंबा स्ट्रेट होता है 90 डिग्री। तो खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, परछाई की जो लंबाई है वो खंबे की लंबाई की कितनी है √3। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की √3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है और आपको दे रखा है इसमें 30 45 60 90 ऑप्शन दे रखे हैं। ये खंबा है, ये इसकी परछाई है, आपको निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, मतलब ये वाला। तो मैं मानता हूं अगर खंबा x मीटर का है तो परछाई हो जाएगी √3x, क्योंकि जो परछाई है वो खंबे की √3 है। बस सीधी सी बात। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लंब बटा आधार वो होता है tan थीटा। लंब या x है, आधार या √3x है, बराबर tan थीटा। x से x कैंसिल हुआ, 1/√3 बराबर tan थीटा। इधर tan थीटा की वैल्यू 1/√3, tan थीटा की वैल्यू 1/√3। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है, बराबर tan थीटा। मतलब थीटा कितना आया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ संख्याएं दे रखी है जिनका आपको माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 और 16। इनका आपको माध्यिका ज्ञात करनी है और माध्य ज्ञात करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं 16 8 16 14 15 14 और 15 16। संख्याएं हैं 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 और 16। इन संख्याओं का आपको माध्यिका और माध्य ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात यह है कि माध्यिका और माध्य ज्ञात करने के लिए आपको माध्यिका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि संख्याओं का योग, मतलब प्रेक्षणों का योग, जो भी संख्याएं दे रखी है उनका योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अगर आपको माध्य ज्ञात करना है और नंबर्स दे रखे लाइन में, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
बटा काउंट करने पर संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटा में 11 लिखना है। इन सबको जोड़ो, 15 और 17 22 32 32 और 16 38 48 48 और 7 55 10 65 67 77 77 प्लस 14 81 91 91 प्लस 16 97 107 107 प्लस 19 116 126 126 प्लस 12 138 138 प्लस 16 154 154 बटा 11 154 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11 11 चौक 44, तो माध्य आया आपका 14। अब माध्य निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला था आपके पास, प्रक्षणों का योग बटा प्रक्षणों की संख्या, तो माध्य आपने निकाल लिया 14। देखिए मतलब 14 इसमें भी है माध्य और इसमें भी है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ओके, अब निकालनी माध्यिका। माध्यिका या माध्यक दोनों में कुछ भी बोले एक ही चीज दोनों। माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए संख्याओं को सर्वप्रथम आपको आरोही क्रम में जमाना है, छोटे से बड़ा। सबसे पहले लिखेंगे 7, ये हो गया, फिर 10, फिर 12, अगेन 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16 16 16 3 बार, फिर 17, फिर 19। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये संख्याएं काउंट करने पर 11 आ रही है, मतलब n जो संख्या है वो 11 है, और 11 एक विषम संख्या, एक ओड नंबर है। अगर संख्याओं को काउंट करने पर विषम आता है तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वा पद। n प्लस 1/2 वा पद। n क्या है? 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 वा पद। 11 प्लस 1 हुआ 12 डिवाइड बाय 2 वा पद। 12/2 हुआ छठवां पद। मतलब इस श्रेणी का अगर संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से छठा पद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सो 15 इज योर माध्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अभी अपन ने जो माध्य किया था फॉर्मूले का यूज करके किया था। अब आप बोलोगे इतना टाइम क्यों लिया आपने सर? इसके लिए शॉर्ट तरीका भी तो है, लॉन्ग तरीका क्यों यूज कर रहे हो आप? देखो तरीका लॉन्ग नहीं, तरीका शॉर्ट ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले 7 10 12 12 14 16 16 16 15 16 16 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक संख्या मिसिंग है, 17 भी है, 17 और 19। तो यहाँ संख्या काउंट करने पर विषम आ रही थी। अगर विषम आ रही है तो टोटल है संख्या 11, तो 11 डिवाइड बाय 2। अगर शॉर्ट तरीका, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, 11 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 5.5। मतलब आपको पांचवी टर्म के बाद जो भी टर्म आ रही है वो माध्यक होगा। 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर विषम पद है इसलिए अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पदों की संख्या सम होती तो इस डायरेक्ट तरीके से नहीं निकलता, उसके लिए फॉर्मूला और चेंज होता। n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता अगर संख्या सम होती। इसलिए अगर विषम संख्या है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो शॉर्टकट से, लेकिन सम संख्या है तो इस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।